हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल सागर क्लासेस रोहतक में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, जो हम ये आपकी सीरीज चल रही है लेक्चर की, इसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित आपको बता चुके हैं। आज हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स। हिस्ट्री, इतिहास, हिस्ट्री। तो स्टार्ट करने से पहले बता दें, सारे के सारे लेक्चर आपको खरब डिफेंस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड रोहतक की तरफ से दिए जा रहे हैं। और आज हमारा हिस्ट्री का पहला टॉपिक है। हिस्ट्री शुरू करने से पहले बता दें, यहाँ दो क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं वो हम, एक तो फादर ऑफ हिस्ट्री। तो फादर ऑफ हिस्ट्री हैं स्टूडेंट्स आपके हेरोडोट्स। हेरोडोट्स जो हैं वो फादर ऑफ हिस्ट्री हैं। एक बार थोड़ा सा यूनिक पर्सन पूछ लिया था कि फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका बिशप विलियम्स है। बिशप विलियम्स जो हैं मॉडर्न हिस्ट्री के पिता हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के, आधुनिक इतिहास के पिता बिशप विलियम्स हैं। और वही वैसे फादर ऑफ हिस्ट्री आ जाए तो हेरोडोट्स हैं। देखिए, हिस्ट्री को हम स्टूडेंट्स 3 चरणों में बांटते हैं। पहला है प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा है आधुनिक इतिहास। तो आज जो हम टॉपिक करेंगे वो स्टूडेंट्स आपका करेंगे प्राचीन इतिहास का। यहाँ से देखिए, इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक तो प्राचीन है, एक मध्यकालीन है और एक है आपका आधुनिक। यदि मैं इसकी तिथि की चर्चा करूं तो ये स्टूडेंट्स 1206 से 1757 तक आता है। 1206 से 1757, जिसमें हम सल्तनत काल और मुग़ल काल को पढ़ते हैं। आधुनिक इतिहास में 1757 से हम 1947 तक घटनाएं पढ़ते हैं। अंग्रेज़ों का आगमन है, स्वतंत्रता संग्राम है, 1857 की क्रांति है। ये इस तरह के पॉइंट इसमें आएंगे। मध्यकालीन इतिहास के, ये प्राचीन इतिहास की यदि मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स 1206 से पहले, इसमें ईस्वी पूर्व की घटनाएं भी हैं। सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, गुप्त वंश, मौर्य वंश, ये इसके मेन टॉपिक हैं। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं प्राचीन इतिहास में, आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स हड़प्पा सभ्यता। इससे पहले एक टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री में रिसोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में है। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो है हड़प्पा सभ्यता। देखिए स्टूडेंट्स, हड़प्पा सभ्यता जो है, इसका काल पूछा गया है। काल तो एक चीज़ है कार्बन 14, जो कि जीवाश्म हैं, उनमें से जो रेडिएशन निकलता है उससे अनुमान लगाया जाता है और एक सटीक टाइम पीरियड के बारे में बताया जाता है। हड़प्पा सभ्यता का काल कार्बन 14 के अनुसार 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल माना जाता है। और वैसे अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। किसी ने 3500 ईसा पूर्व से 1500 माना है, किसी ने 2500 से 1500 माना है। लेकिन हम जो सर्वमान्य पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे आप लोगों में। तो वो है भी आपका सर्वमान्य पॉइंट कार्बन 14 के अनुसार 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व यह सभ्यता रही थी। दूसरा पॉइंट देखें, अब सभ्यता थी तो सब सिंपल सी बात, अभी व्यक्ति थे, लोग थे बसाने वाले। तो इसको बसाने वाले कहाँ से आए? बसाने वाले कहाँ से आए स्टूडेंट्स? ये पर्सनलाइज हो जाता है। तो बसाने वाले आए भूमध्य सागर से। इसको बसाने वाले लोग कहाँ से आए थे? भूमध्य सागर से। जबकि इसके बाद की जो सभ्यता है, वैदिक सभ्यता, जिसका हम बाद में चर्चा करेंगे, उसको बसाने वाले लोग भूमध्य एशिया से आए थे। और ये जो है आपके भूमध्य सागर से आए थे। भूमध्य सागर से आए और क्या कहलाए थे? द्राविड़ कहलाए थे। अब बसाने वाले लोग आ गए भूमध्य सागर से, इन लोगों ने सभ्यता बसा दी। 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व ये सभ्यता बसी। अगला प्रश्न जो आता है स्टूडेंट्स यहाँ से, वो बनता है कि भी जो सभ्यता थी, वो कैसी सभ्यता थी? सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, मातृत्व प्रधान सभ्यता थी। मातृत्व प्रधान सभ्यता। इस सभ्यता के समय में लोगों में जो समाज था लोगों का, उसमें मातृ प्रधान समाज था। मातृत्व की प्रधानता थी, पुरुष प्रधान समाज
नहीं था। अब यहाँ से इसके बारे में 1856 में एक बार अवशेष मिले थे भाई, जिनके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया और ये चीज़ जो है वहीं पर दफन हो गई। और हम 21वीं सदी की चर्चा करें, 20वीं सदी की चर्चा करें, तो 20वीं सदी में 1921 से पहले 1900, ध्यान से देखिएगा भाई, 1921 से पहले क्या एक धारणा थी। धारणा ये थी स्टूडेंट्स की मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन, ये इन जो देशों की सभ्यताएं हैं वो भारत से क्या हैं, भारत से प्राचीन हैं, भारत से प्राचीन है। और भारत की जो सभ्यता है ये नवीन सभ्यता है। लेकिन ये धारणा कब थी? ये धारणा थी स्टूडेंट्स 1921 से पहले, 20वीं शताब्दी की चर्चा में कर रहा हूँ। तो उस समय जो आपका 1921 में जो पुरातत्व विभाग का प्रमुख था, पुरातत्व विभाग का प्रमुख, पुरातत्व विभाग का जो प्रमुख था वो था भी आपका जॉन मार्शल। पूछा गया प्रश्न है ये। जॉन मार्शल ने निर्देश दिए, किसको निर्देश दिए? जॉन मार्शल ने दिए राय बहादुर दयाराम साहनी को, राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी को आदेश दिए और इन्होंने खुदाई शुरू की। और 1921 में इस सभ्यता का एक शहर खोज दिया जिसको हड़प्पा कहा गया, हड़प्पा। अब यहाँ पुरातत्व विभाग का बता दें, एक नियम है कि भाई जिस सभ्यता के जिस स्थान पर सबसे पहले अवशेष मिले उस स्थान के नाम पर ही सभ्यता का नामकरण होगा। और इस तरह से अस्तित्व में आ गई क्या? हड़प्पा की सभ्यता। अब प्रश्न यहाँ से ज़्यादा बार पूछा गया कि हड़प्पा किस देश में स्थित है, तो हम कहेंगे पाकिस्तान में है। अब ऑप्शन में देश आ जाए तो आंसर देना है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के ऑप्शन में राज्य आ जाए तो स्टूडेंट्स हमें आंसर देना है पंजाब। और पंजाब में ज़िले आ जाएं तो स्टूडेंट्स हमें आंसर देना है मोंटगोमरी, मोंटगोमरी। ये जो क्वेश्चन है ये 3 प्रकार से अब तक पूछा भी गया है। हड़प्पा कहाँ स्थित है? ऑप्शन देश के आधार पर भी ले सकता है, ऑप्शन राज्य के आधार पर भी ले सकता है और ऑप्शन जिलों के आधार पर भी ले सकता है। दूसरी चीज़ देखें, जो स्टूडेंट्स ये हड़प्पा की सभ्यता थी ये आपका सिंधु सभ्यता के आर पार ज़्यादा बसी थी, सिंधु नदी के आर पार, सिंधु नदी के आर पार ज़्यादा बसी थी। तो इसको एक और नाम दे दिया गया, वो क्या नाम दिया भाई? सिंधु सभ्यता। एक सिंधु सभ्यता का नामकरण करने का यही कारण है, जब कोई सभ्यता बसेगी तो स्टूडेंट्स पानी की पहली रिक्वायरमेंट है, उसी के कारण वनस्पति होगी, उसी के कारण जीवन होगा। तो सिंधु नदी के आर पार बसाए जाने के कारण से इसको सिंधु सभ्यता कहा गया। एक सर्वाधिक अवशेष, एक चीज़ और देखिए, ये घटना जो घटी है हड़प्पा वाली 1921 में घटी है। एक 1922 में और घटना घटती है भाई, और वो खुदाई का काम किया R.D. बनर्जी, राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी जो थे स्टूडेंट्स, इन्होंने 1922 में एक और स्थान खोजा और वो स्थान था मोहनजोदारो। इसके ऊपर एक मूवी भी है भाई, मोहनजोदारो, ऋतिक रोशन की मूवी भी है, उसमें काफ़ी कुछ सिमिलरिटी दिखाने का प्रयास किया गया है। तो मोहनजोदारो में सर्वाधिक अवशेष मिले, सर्वाधिक अवशेष। अब सर्वाधिक अवशेष मिले तो स्टूडेंट्स इसको एक और नाम दे दिया गया, मोहनजोदारो की सभ्यता। 3 नाम हो गए। दूसरी चीज़ एक और बात थी भाई, इस सभ्यता के लोगों का जो व्यवसाय था ना, सभ्यता शहरी थी लेकिन व्यवसाय क्या था? व्यवसाय कृषि था। व्यवसाय क्या था इनका? कृषि था। और सभ्यता किस प्रकार की थी? दोनों प्रश्न पजल करते हैं। यदि सभ्यता की प्रकार आ जाए तो कैसी थी? शहरी थी। लेकिन व्यवसाय क्या था? कृषि था। दूसरी चीज़ कृषि में यहाँ पूछा जाता कि इनके औजार कैसे थे, तो एक तो पाषाण के थे औजार और दूसरे थे भी आपके कांसा के। यहाँ पर ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है स्टूडेंट्स, कांसा के औजार होने के कारण इसको ब्रोंज सिविलाइजेशन या इसको हम कांस्य सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य सभ्यता यहाँ पर तो देखिए, कांस्य सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, मोहनजोदारो की सभ्यता या फिर आपकी सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता, सभी बातों का एक ही अर्थ है, लेकिन हर एक नाम के पीछे एक लॉजिक है।
हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि सबसे पहले अवशेष मिले। किसने खोजे थे हड़प्पा में अवशेष? राय बहादुर दयाराम साहनी ने खोजे थे। आदेश किसने दिया था? जॉन मार्शल ने दिया था। दूसरी चीज़ कब दिया था? 1921 में दिया था। इससे पहले भी साक्ष्य मिले हैं उत्तर प्रदेश में 1856 में, तब ध्यान नहीं दिया गया। रेल की लाइन बिछाते समय ये साक्ष्य मिले थे, लेकिन ये जो है तब ध्यान नहीं दिया गया, इग्नोर कर दी गई थी ये चीज़। इसके बाद में देखिए भाई, यहाँ से वो काल था तब पुरातात्विक विभाग की भारत में स्थापना ही नहीं हुई थी, इसके बाद में स्थापना हुई है। तो दूसरा देखिए, मोहनजोदारो की सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि सर्वाधिक अवशेष मिले हैं। सिंधु सभ्यता की सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि सिंधु नदी के आर पार बसी हुई थी। और कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि कांस्य धातु का ये लोग प्रयोग करते थे। अपोजिट प्रश्न आता है, किस धातु का इस सभ्यता के लोगों को ज्ञान नहीं था? किस धातु का लोगों को ज्ञान नहीं था? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएगा लोहा। लोहा एक ऐसी धातु थी जिसका इस सभ्यता के लोगों को ज्ञान नहीं था। दूसरा पॉइंट देखें, यहाँ से क्या बन जाता है भाई? दूसरा पॉइंट बन जाता है, ये तो हो गए इसके पहले और दूसरे अवशेष। फिर प्रश्न बनता है कि अब तक कितने स्थानों पर इसके अवशेष? तो लगभग 1600 स्थानों पर इसके अवशेष मिल चुके हैं, जिनमें से 15 से 16 जो स्थान हैं वो परीक्षा में पूछे गए हैं। जिस तरह से आपका आ जाएगा लोथल, इसका शाब्दिक अर्थ भी आ जाता है भाई मृतकों का टेला, मृतकों का टेला। एक मोहनजोदारो का अर्थ भी यही है, मृतकों का टेला। प्रश्न पूछा गया है, मोहनजोदारो का अर्थ क्या है? तो ये मृतकों का टेला। एक है भी आपका कालीबंगा, इस शब्द का अर्थ आ जाता है कालीबंगा का काली चूड़ियाँ, काली चूड़ियाँ। एक बार प्रश्न पूछा गया था स्टूडेंट्स, लोथल किस लिए प्रसिद्ध था? लोथल एक उन दिनों पोर्ट था, मतलब एक बंदरगाह था, और ये किस नदी पर था? तो ये स्टूडेंट्स आपका भोगवा नदी पर था। ये प्रश्न दोनों आए हुए हैं कि लोथल जो है किस नदी पर स्थित था? वर्तमान में गुजरात में यह जगह स्थित है, समुद्र में डूबी हुई है अभी ये। तो भोगवा नदी के किनारे स्थित था लोथल, और भी आपका एक उस समय का प्रसिद्ध बंदरगाह था। दूसरे देशों से ये लोग व्यापार करते थे, सोना का, चांदी का, नील रत्न का, इन लोगों का व्यापार होता था। तो एक प्रसिद्ध बंदरगाह था कौन सा? लोथल। अब दूसरी चीज़ देखें भैया क्या कहता है, दूसरी चीज़ देखें यहाँ पे क्या कहता है, ये देखिए, इसको एक बार साफ कर लेते हैं। चैनल को स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि समझ में आ रहा है, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से आप लोगों की कुछ हेल्प हो रही है, तो इसको लाइक कीजिए, दूसरे लोगों को भी बताइए, ताकि इस लॉकडाउन के समय में अपने घर बैठे जो है लेक्चर का बेनिफिट बच्चे उठा सकें। अब देखें भाई, यहाँ से मैंने क्या बताया, लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदारो, एक चहुंदड़ो, चहुंदड़ो ये भी प्रमुख स्थान माना जाता है। एक बलूचिस्तान वाला क्षेत्र, बलूचिस्तान वाला क्षेत्र ये भी प्रमुख स्थान माना गया है। यानी कि 1600 स्थानों पर इसके साक्ष्य हमें मिले हैं। अब यदि पूछा जाए, एक बार पूछ लिया गया था, जिस तरह से वर्तमान में भारत का जो क्षेत्रफल है स्टूडेंट्स, वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, अकॉर्डिंग जो है 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन उन दिनों यह सभ्यता कितने क्षेत्रफल में से फैली हुई थी, ये पूछा गया प्रश्न है। तो एक बार देखिए थोड़ा सा इसकी एक आउट फिगर इंडिया के मैप की मैं बना लेता हूँ। ये आपका वर्तमान भारत है, ये वर्तमान भारत है। तो इसकी जो सभ्यता की जो थी, ये जो सभ्यता सिंधु सभ्यता थी, ये कुछ इस तरह से बसी हुई थी, इस तरह से बसी हुई थी जो सभ्यता थी। इसका एक बार पूछा गया था कि इसका आकार उन दिनों कैसा था। ये सिंधु सभ्यता थी भाई, और जो इसका आकार था वो पूछा गया था त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार इसका आकार था। एक चारों बाउंड्रियों का भी आपको पता होना चाहिए। इसका उत्तरी सिरा जो था वो मांदा कश्मीर था, मांदा जम्मू, मांदा जम्मू में जो उत्तरी सिरा था। जिस तरह से वर्तमान में इंदिरा कोल है, तो उन दिनों मांदा जम्मू में था। एक यहाँ पर महाराष्ट्र में जो है इसका दक्षिणी सिरा था, जिसको दैमाबाद कहा गया। उन दिनों दैमाबाद कहते थे इसको, नर्मदा नदी के तट तक फैला हुआ था। एक उत्तर प्रदेश में आलमगीर मेरठ था, समझना है चीज़ को, आलमगीर मेरठ उत्तर प्रदेश में जो है आलमगीर मेरठ, ये पूर्वी सिरा था सभ्यता का। और वर्तमान पश्चिमी ये पाकिस्तान, कौन सा? पश्चिमी पाकिस्तान का जो सिरा है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान
ये स्टूडेंट्स आपका उस समय पश्चिमी सिरा था। तो ये इसका पश्चिमी सिरा है, ये इसका पूर्वी सिरा है, ये इसका दक्षिणी सिरा है, ये इसका उत्तरी सिरा है। और ये क्षेत्र जो है उन दिनों विशेषकर घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था, घोड़ों के लिए प्रसिद्ध, घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। बाद में शुरू में ये लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये लोग परिचित हो गए थे। दूसरा इसका क्षेत्रफल देख लीजिए, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में से जो है सिंधु सभ्यता फैली हुई थी। एक जो ज़्यादा प्रश्न आते हैं स्टूडेंट्स मोहनजोदाड़ो से आते हैं। मोहनजोदाड़ो, यहाँ दो चीज़ सबसे ज़्यादा पूछी गई हैं। कौन से ज़िले में था? लरकाना ज़िले में था। मोहनजोदाड़ो कहाँ है? लरकाना में है। प्रांत कौन सा है? सिंध प्रांत है। देश कौन सा है? देश आप लोगों को पता है पाकिस्तान है। इसके बारे में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा बार पूछी गई हैं। एक तो क्या पूछा गया है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, लिखिए भाई एक एक बात, पहले आराम से सुनिए, दोबारा से फिर सुन के फिर लिखिए, नोट्स बनाइए। क्या पूछा गया है कि एक यहाँ स्नानागार था, स्नानागार। अब जो स्नानागार था स्टूडेंट्स, इसका एक बार पूछा गया था लंबाई, चौड़ाई और गहराई कितनी थी? तो 39 गुणा 23 गुणा 8 इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और इसकी गहराई थी। ये बात पूछी गई है। और कहाँ निकला था विशाल स्नानागार? जो है वो मोहनजोदड़ो में लिखा था। एक R37 कब्रिस्तान भी था, R37 कब्रिस्तान। ये भी कहाँ था स्टूडेंट्स? ये भी मोहनजोदाड़ो में था, मोहनजोदाड़ो में। दूसरी चीज़ यदि मैं इसकी फसलों की चर्चा करूं तो आपको एक तो कपास का बताना है फसल, और एक आपको गेहूं की बतानी है फसल, और एक आपको भाई जौ की बतानी है, जौ। ये जो फसलें थी स्टूडेंट्स आपका, ये प्रमुख फसलें मानी जाती हैं सिंधु सभ्यता के काल की। प्रश्न पूछा गया था ये कि निम्न में से कौन सी फसल जो है सिंधु सभ्यता के काल की प्रमुख है, तो पेड़ में दे रखा था, तो ये तीनों ही फसल उस काल की मानी जाती हैं। हाँ, जगह पूछ ले तो गेहूं को स्टूडेंट्स रंगपुर में पाया गया, इसके साक्ष्य रंगपुर में। इसके साक्ष्य जो है आपका लोथल में पाए गए हैं, इसके साक्ष्य लोथल में पाए गए हैं। जो के साक्ष्य तकरीबन हर एक जगह उस समय पे पाए गए हैं। तो ये था भी आपका फसलों के बारे में। एक यहाँ से जो प्रश्न तकरीबन ज़्यादा बनता है वो बनता है नगर योजना के बारे में। वहाँ विशेषताओं से रिलेटेड प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सी एक विशेषता सिंधु सभ्यता के काल की नगर योजना से संबंधित नहीं थी। तो एक बार इसको साफ कर लेते हैं, देखिए फिर नगर योजना। चार बातें हैं भाई नगर योजना से संबंधित, ध्यान दीजिए, नहीं है कि सेंस में प्रश्न आएगा। पहला नगर योजना से संबंधित कौन सा था? गलियां समकोण पर काटती थी, समकोण पर काटती थी। ये जो है स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक पॉइंट है, काटती थी। दूसरा देखो, नालियां ढकी हुई थी, ये भी ठीक पॉइंट है, नालियां ढकी हुई थी। तीसरा है हर घर में कुआं था, हर घर में कुआं था, कुआं था, ये भी ठीक पॉइंट है। और भाई चौथा है आपका दरवाजे, जो मुख्य दरवाजे थे पीछे की तरफ खुलते थे, पीछे की तरफ होते थे, ये भी ठीक है। और पांचवा जो पॉइंट है मकान पक्की ईंटों के थे, ये भी ठीक है, मकान पक्की ईंटों के थे तो यहाँ से ध्यान रहे इन्हीं चार पॉइंट को, एक को नेगेटिव सेंस में ले लेगा या पूछ लेगा, बता देगा कि मकान कच्चे ईंटों के थे, दरवाजे आगे की तरफ खुलते थे, हर घर में कुआं नहीं होता था, या नालियाँ ढकी नहीं हुई होती थी, गलियाँ समकोण पर नहीं, मतलब एक पॉइंट को नेगेटिव सेंस में ले लेगा, वही हमारा आंसर होता है। एक यहाँ से देखिए जो ईंटें होती थी ना उस समय की ईंटें, वो स्टूडेंट्स उनके ऊपर कोई भी मार्का नहीं होता था। हाँ, कच्ची ईंटों पर मार्का मिला है, किसका मिला है? ये आपका कुत्तों के पंजे और कौवा के पंजों का निशान
मिला है कच्ची ईंटों पर, लेकिन पक्की ईंटों पर किसी प्रकार का कोई मार्का नहीं होता था। नगर योजना से रिलेटेड ये बातें सिंधु सभ्यता से संबंधित विशेषताएं बना करके टॉपिक वो जो है क्वेश्चन यहाँ से अराइज करेगा। तो आपको ध्यान रखना है, 5 विशेषताएं ध्यान रखनी है। मकान पक्की ईंटों के, दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे, हर घर में कुआं होता था, नालियाँ ढकी हुई होती थी, गलियाँ समकोण पर काटते थे, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक इसकी लिपि के बारे में प्रश्न आता है कि भाई लिपि कैसी थी। देखिए यहाँ से एक पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ, जो आपका प्राचीन इतिहास है ना स्टूडेंट्स, प्राचीन इतिहास, इसका एक और वर्गीकरण है। एक तो है कौन सा, पराग इतिहास, पाषाण काल वाला सिस्टम आता है इसमें। दूसरा है आद पराग इतिहास, और तीसरा है आपका इतिहास। अब यहाँ से एक बार प्रश्न पूछा गया था कि जो सिंधु सभ्यता थी आपकी, सिंधु सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन सभ्यता थी, इसको इतिहास के किस वर्ग में रखेंगे, ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ स्टूडेंट्स से, एक बार थोड़ा ध्यान दीजिए कि भाई पराग इतिहास जो है वो इतिहास होता है जो इतिहास तो है लेकिन उसके साक्ष्य नहीं है, हमारे पास साक्ष्य नहीं है। जैसे कि एक कल्पना है, जिस तरह से आदि मानव का जो काल था, आदि मानव, वो पाषाण काल, प्रापाषाण काल, नवपाषाण काल, वो सारी चीज़ें प्राक इतिहास में रखी जाएंगी, क्योंकि इतिहास तो है, कंप्लीट बिल्कुल डेफिनेटली है, लेकिन कहीं कोई उस समय की हमारे पास बुक नहीं है, कोई हमारे पास साक्ष्य नहीं है, कोई हमारे पास वीडियो नहीं है, केवल यहाँ इतिहासकार की कल्पना है। जिस तरह से आदि मानव ने आग का आविष्कार किया, पत्थर से पत्थर ऐसे चिंगारी निकली, भूसे में आग लग गई, ये कहीं पर किसी के पास एमएमएस नहीं है, वीडियो नहीं है, किसी ने लिख नहीं रखा है, केवल एक क्या है, कल्पना है कि ऐसे आदि मानव ने वो आविष्कार किया होगा। तो वो इतिहास जिसके साक्ष्य ही नहीं है पराग इतिहास कहलाता है। आद पराग इतिहास जो है वो इतिहास होता है स्टूडेंट जिसके साक्ष्य तो हैं, लेकिन पढ़ा नहीं गया है। इसमें आपका पराग इतिहास में हम इंक्लूड करेंगे स्टूडेंट्स किसको, सिंधु सभ्यता को। इसके साक्ष्य हैं, वहाँ पर लिपि भी थी स्टूडेंट्स, और वहाँ पर आपकी भाषा भी थी, भाषा भी थी। तो यहाँ पर लिपि की बात करें या भाषा की बात करें तो स्टूडेंट्स वहाँ पे आपका 400 अक्षर थे उनकी भाषा में, और 600 चित्र थे, लेकिन उनको आज तक किसी के द्वारा पढ़ा नहीं गया है। अब न तो ये हो सकता है न ये हो सकता है, तो इसको हम किस में रखेंगे, आद पराग इतिहास में रखेंगे कि साक्ष्य तो हैं लेकिन पढ़े नहीं गए हैं। तो सिंधु सभ्यता को किस वर्ग में रखेंगे, आद पराग इतिहास में रखेंगे इसको। इसके बाद में आर्थिक जीवन की यदि मैं बात करूँ तो मुख्य व्यवसाय कृषि था। फसलों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, लोग व्यापार भी करते थे। एक यहाँ से प्रश्न बन जाता है स्टूडेंट्स अंत का, कि जो सिंधु सभ्यता थी इसका अंत कैसे हुआ। तो इतिहासकार यहाँ पर अंत से संबंधित एक मत नहीं है। किसी ने कहा कि भूकंप आ गया है, भूकंप। किसी ने कहा कि इसके बाद की जो वैदिक सभ्यता थी वो आर्यनों की सभ्यता थी। किसी ने क्या कहा कि आर्यों द्वारा आक्रमण। किसी ने कहा बाढ़। तो यहाँ पर सर्वमान्य जो तथ्य है वो किसका है स्टूडेंट्स, बाढ़ का है, कि सिंधु सभ्यता का जो अंत हुआ होगा वो डेफिनेटली बाढ़ से ही हुआ है। ये बात सर्वमान्य मानी गई है। तो ये था स्टूडेंट सामाजिक, ये धार्मिक जीवन की यदि मैं बात करूँ, धार्मिक जीवन, तो धार्मिक जीवन में एक देवता का नाम आता है जिसको क्या बोला जाता है, कुबड़ वाला वृषभ या बैल। कुबड़ वाला बैल की ये लोग पूजा किया करते थे, कुबड़ वाले बैल की ये लोग पूजा किया करते थे। एक भाई मातृदेवी की पूजा भी होती थी, मातृदेवी की पूजा, क्योंकि खुदाई में जो है वो एक मातृदेवी की मूर्ति निकली है। एक पूजनीय था भाई एक सींग वाला जानवर, एक सींग वाला जानवर, एक सींग वाला। ये धार्मिक जीवन के बारे में मोस्टली सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। जैसे कि यहाँ कन्फ्यूज़ यही करता है कि वैदिक सभ्यता के लोग प्रकृति के पुजारी थे, और सबसे जो उनका प्रसिद्ध जो देवता था वो इंद्र था, जो वर्षा लाने में
सहायता करता था, ये उनका मानना था। लेकिन यहाँ जो वैदिक सभ्यता, ये सिंधु सभ्यता वाले लोग जो है कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे और एक सींग वाले जानवर की पूजा करते थे। यह कुबड़ वाले सांड से अलग जानवर था भाई। तो इन 3 चीज़ों की ये लोग पूजा किया करते थे। इसके अतिरिक्त स्टूडेंट्स और इसमें बताने लायक है नहीं कुछ जो कि आपकी परीक्षा से परे हो। हाँ, 2 स्थानों को आप और ध्यान रख लीजिए। एक तो रोपड़ जो कि वर्तमान भारत का पहला स्थान है जहाँ ये पाया गया खुदाई में अवशेष 1953 में यक्षदत्त शर्मा। ये बात पूछी गई है कि वर्तमान भारत में पहला अवशेष तो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने खोजा हड़प्पा, जो कि मोंटगोमरी जिला पंजाब प्रांत पाकिस्तान में है। लेकिन वर्तमान भारत में जो अवशेष मिले सबसे पहले वो रोपड़ पंजाब में मिले भाई। और कब मिले? 1953 में। और वर्तमान हरियाणा की यदि मैं बात करूं तो वर्तमान हरियाणा में स्टूडेंट्स आपका बनावली हिसार में 1973 में आर राजेंद्र सिंह बिष्ट ने इसके बारे में बताया। वर्तमान हरियाणा की क्या स्थिति है पहले अवशेषों की, उसके बाद में काफ़ी जगह अवशेष मिले हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आप और इसमें ऐड करेंगे। तो ये था स्टूडेंट्स सिंधु सभ्यता के बारे में। उम्मीद है कि आप लोगों को यह पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।